नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। आज 26 जनवरी 2021 को हम 25 और 26 दोनों दिन का करंट अफेयर कवर करेंगे। ठीक है, तो इन 2 दिनों का करंट अफेयर हम 2 पॉइंट पढ़ने की कोशिश करेंगे और ऐसे प्रश्नों, ऐसे फैक्ट को यहाँ पे लाने के प्रयास करेंगे जो कि एग्जामिनेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। कई बार आपकी परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो आपका एसएससी रेलवे का परीक्षा हो, चाहे वो आपका स्टेट पीएससी का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का यूपीएससी का हो, तो उसमें ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है, और इस तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला न्यूज़ है कि अभी हाल ही में पद्म जो अवार्ड्स होते हैं उसमें 3 कैटेगरी होती है, अभी मैं बताऊंगा उसको। तो उनकी घोषणा की गई है। तो लिस्ट ऑफ कंप्राइजेस 7 पद्म विभूषण, 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड। इन तीनों को मिला करके अगर आप जोड़ोगे तो 119 अवार्ड जो है दिए जा रहे हैं। और इसका लिमिट है कि 120 अवार्ड से अधिक अवार्ड एक साल में नहीं दिए जा सकते। और इसको अंतिम साइन जो की जाती है वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा साइन की जाती है। ठीक है, इसके लिए आपका कमेटी होती है, उसके अनुशंसा पे, प्रधानमंत्री के सलाह पे इन कमेटी को इन सभी लोगों के नाम को अप्रूव किया जाता है हर साल। ठीक है, तो अब इसमें अगर बात किया जाए तो वुमेन्स कितनी है, तो लिस्ट आल्सो इंक्लूड 10 पर्सनस, मतलब 10 वुमेन्स भी इसमें, आपका 29 वुमेन आपका इसमें इंक्लूडेड है। कई बार आपसे एग्जामिनेशन में यही पूछ सकता है, तो ये सब फैक्ट है जो कि आपको जानना चाहिए। उसके साथ में 29 ऐसे लोग हैं जो कि, इसमें 10 ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी से हैं, जैसे कि फॉरेनर्स भी हैं, एनआरआई भी हैं, पीआईओ हैं, ओसीआई हैं, और 16 पॉस्थुमस अवार्ड्स एंड 1 ट्रांसजेंडर अवार्डी। इसमें से एक ट्रांसजेंडर अवार्डी भी है, 10 आपका विदेशी भी हैं। इस तरह विदेशी या एनआरआई कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से इस सारे अवार्ड्स में 119 लोगों को दिया गया है। तो हम पद्म विभूषण, जो कि पद्मा अवार्ड्स में सबसे टॉप अवार्ड होता है, उसके बाद आपका पद्मश्री, ठीक है, पद्म भूषण, ये दोनों अवार्ड की चर्चा करेंगे। पद्मश्री का तो बहुत लंबा लिस्ट है, तो उसको इसमें हम जाने का प्रयास नहीं करेंगे। तो उसको आप वेबसाइट में जाकर के देख सकते हो। अगर फिर भी नहीं मिलता तो अगर आप कमेंट करते हो तो हम जरूर उसके लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है, उनको देख लेते हैं, उनका नाम देख लेते हैं। तो अब इन 7 लोगों को मिला है, कुछ लोग को आपका मरणोपरांत मिलता है। तो इस सारे अवार्ड्स को यहाँ पे देखेंगे। पहला अवार्ड जो आपका दिया गया है, शिंजो आबे, जापान के आपका पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो उनको दिया गया है। ये आपका भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको पब्लिक अफेयर के लिए दिया गया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि फॉरेनर्स को भी दिया जा सकता है। दूसरा आपका एसपी बाला सुब्रमण्यम को मिला है, जो कि आर्ट से संबंधित हैं। आप इनको एसपी बाला सुब्रमण्यम को जानते होंगे। तीसरा है आपका बेले मोनप्पा हेगड़े, जो कि मेडिसिन से संबंधित हैं, उनको दिया गया है। नेक्स्ट आपका नरिंदर सिंह कपानी को दिया गया है, जो कि साइंस एंड इंजीनियरिंग सेक्टर के महारथी थे, उनको दिया गया है। नेक्स्ट आपका मौलाना वाहिदुद्दीन खान, जिनको स्पिरिचुअलिज्म के लिए दिया गया है, ठीक है, कल्चरल के लिए भी दिया जाता है। बी लाल को अदर्स कैटेगरी में दिया गया है, आर्कियोलॉजी के लिए। और सुदर्शन साहू को दिया गया है आर्ट के लिए। तो ये कुछ ऐसे नाम हुए जो कि पद्म विभूषण से संबंधित है। अब पद्म भूषण देख लेते हैं, 10 लोग को नाम दिया गया था, तो उनका नाम जानने का प्रयास करते हैं। तो एक आपका कृष्णन नायर, शांता कुमारी, चित्रा, तो इनको आर्ट के लिए दिया गया है। सेकंड जो है आपका तरुण गोगोई, इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है पद्म भूषण। अगला है चंद्रशेखर कंबारा, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट आपका सुमित्रा महाजन को पब्लिक अफेयर के लिए दिया गया है। निपेंद्र मिश्र, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे, आपने इनका नाम सुना होगा, सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो इनको भी आपका पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। रामविलास पासवान, जो कि मरणोपरांत, उनको दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के लिए पद्म भूषण दिया गया है। नेक्स्ट आपका है केशुभाई पटेल, इनको भी मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स के लिए पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आपका कैल्बे सिद्दीकी को दिया गया है, जो मरणोपरांत है, पोस्टुमस कैटेगरी में दिया गया है, और ये आपका स्पिरिचुअलिज्म के लिए इनको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रजनीकांत देवीदास श्रॉफ को दिया गया है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री सेक्टर में दिया गया है, व्यापार के लिए दिया गया है। उसके बाद आपका तरलोचन सिंह को दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के लिए। तो ये आपका नाम हुआ 10 पद्म भूषण प्राप्त लोगों का। और पद्म विभूषण मैंने बता ही दिया, 7 लोगों को प्राप्त है। और जो 119 आपका टोटल इसमें लिस्ट है, उसको मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि पद्म अवार्ड्स जो होते हैं वो इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 अवार्ड अलग अलग होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और आपका पद्मश्री। तो इसमें जैसे पहला कि पद्म विभूषण होता है फॉर द एक्सेप्शनल एंड द डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आपका पद्म भूषण होता है, जो कि आपका डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज फॉर द हायर ऑर्डर के लिए दिया जाता है। पद्मश्री जो होता है फॉर द डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज इन द एनी फील्ड दिया जाता है। सो अवार्ड डज नॉट अमाउंट ऑफ द टाइटल एंड कैन नॉट बी यूज अ सफिक्स इन द प्रीफिक्स इन द अवार्ड इज नेम। आप जानते हो कि
उपाधियों की प्रथा समाप्त हो चुकी है देश में, तो कोई भी व्यक्ति डिस्क्रिमिनेशन न हो, हर व्यक्ति समान हो, इसलिए जो लोग अवार्ड प्राप्त करते हैं वो अपने नाम के आगे अपने अवार्ड का टाइटल नहीं लगा सकते हैं। ये हमेशा से अब जानते रहिए, ये मतलब शर्त होती है। अगला है कि द टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स टू बी गिवन इन अ पर्टिकुलर ईयर, मतलब किसी एक विशेष साल में जो संयुक्त रूप से पद्म अवार्ड जितने दिए जा सकते हैं उनकी संख्या निश्चित है, और यह आपका 120 से अधिक अवार्ड नहीं दिए जा सकते। ब्रैकेट में इसमें आपका यह भी आप जान लीजिए कि इसमें विदेशी और एनआरआई लोगों को जो दिया जाता है अवार्ड, वह भी सम्मिलित है, मतलब किसी भी कीमत पर 120 से ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर आप एक पद्म अवार्ड पा जाते हो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पद्मश्री पा गया, तो 5 साल के पहले वो दोबारा कोई पद्म अवार्ड नहीं पा सकता, मतलब ये कैटेगरी बनाई गई है। और अगर कोई विशेष अगर ऐसा कार्य करता है, मतलब कि वो बहुत ही मतलब योगदान संबंधी है, तो दिया जा सकता है, अदरवाइज सिंपल कैटेगरी के लिए तो नहीं दिया जा सकता। इसमें कोई व्यक्ति अगर पद्मश्री पाता है तो उसको 5 साल बाद ही पद्म विभूषण या पद्म भूषण के लिए वहाँ पे उसका नॉमिनेटेड किया जा सकता है। तो ये कुछ विशेष बातें थी पद्म अवार्ड्स के बारे में। नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज़ देखते हैं कि नीदरलैंड गवर्नमेंट होस्टेड एंड द ऑनलाइन इंटरनेशनल क्लाइमेट एडॉप्टेशन समिट, जिसको CAS ऑनलाइन के नाम से जाना जा रहा है, इसको 25 जनवरी 2021 को इसको हाल ही में इस चीज़ को पर्टिकुलर चीज़ को समिट को किया गया है। और इसको होस्ट किसने किया है? नीदरलैंड ने किया है। और इसमें अभी हाल ही में PM मोदी ने भी इसमें समिट में भाग लिया, मतलब कि वर्चुअली ही हुआ ये समिट। तो उन्होंने कुछ बातों पर यहाँ पे ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया इंटरनेशनल लेवल पे। तो कुछ बातें जो हैं वो मैं विशेष तौर पर उसको उल्लेख करता हूँ यहाँ पे। वी आर द टारगेटिंग 450 गीगावाट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2021। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम 2030 तक 450 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से जनरेट करने के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि देखिए क्लाइमेट एडाप्टेशन समिट का मतलब क्या हुआ कि हम क्लाइमेट मतलब ग्रीन क्लाइमेट को कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए अपनी उपलब्धियां हर गवर्नमेंट बताती है, हर देश बताता है। सेकंड, उन्होंने कहा कि वी आर प्रमोटिंग द LED लाइट्स एंड सेविंग द 38 मिलियन टन्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन एनुअली। अब उन्होंने LED लाइट को प्रमोट करने की बात कही, जिससे कि 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत हो रही है एनुअली, मतलब हर साल का डेटा उन्होंने दिया है। नेक्स्ट आपका वी आर गोइंग टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। उन्होंने कहा कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर जो आपका डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर करने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग द क्लीन कुकिंग फ्यूल्स टू 80 मिलियन रूरल हाउस होल्ड। अभी आपने उज्ज्वला योजना का नाम सुना होगा, जिसमें लगभग 8 करोड़ लोगों को मतलब उनके लिए घरेलू जो अब लकड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल करते थे, परंपरागत ईंधन इस्तेमाल करते थे, उससे हटे हैं। तो क्लीन कुकिंग फ्यूल्स को उन्होंने प्रोवाइड किया है, इस बात का उल्लेख किया गया है। वी आर कनेक्टिंग 64 मिलियन हाउस होल्ड बाय द पाइप वाटर सप्लाई। और अब तक 64 मिलियन लोगों को भारत में पाइपलाइन वाटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है। इसमें ज़्यादातर आपका शहरी क्षेत्र है। अब ग्रामीण क्षेत्रों के भी हर घर नल से जल जैसी योजना बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पे स्टार्ट कर दी गई हैं। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी ने हाल ही में इनाग्रेट किया है इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिजाइन सेंटर का। और ये आपका DRDO का ही एक आपका लैब कह सकते हैं। और DRDO का लैब का नाम क्या है? APJ अब्दुल कलाम मिशन कॉम्प्लेक्स हैदराबाद। तो हैदराबाद में हाल ही में DRDO का एक लैब जो कि इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिजाइन सेंटर के तौर पे काम करेगा, उसका उद्घाटन वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी ने किया है। इसमें बहुत अलग अलग तरीके के सिस्टम की मिसाइल बनाई जाती है, जैसे कि सरफेस टू एयर मिसाइल SAM सिस्टम मिसाइल बनाई जाती है, मतलब उसका टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाता है। और उसके साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जो है आपका, उसका भी सिस्टम यहाँ पे तैयार किया जाता है, किया जाएगा भी। ठीक है, तो ये DRDO के दो आपका सब्सिडरी थी जिसकी बात मैंने यहाँ पे की। नेक्स्ट आपका है कि आयु संवाद। तो अभी हाल ही में आयु संवाद नामक एक आपका पोर्टल तैयार किया गया है, ठीक है, कैंपेन है ये। तो ये प्रोग्राम किसने शुरू किया है? ये आपका प्रोग्राम आयुर्वेद और कोविड-19 पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए ये एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है जो कि पूरे थ्रू आउट द इंडिया। इसमें एक स्लोगन दिया गया है, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मेरा स्वास्थ्य मेरी खुद की जिम्मेदारी है। इस नाम से आपका आयु संवाद, आपसे कई बार एग्जामिनेशन पूछता है कि आयु संवाद ये जो आपका कैंपेन है वो किससे संबंधित है। ठीक है, इसका कैंपेन का जो हेडिंग थी, ठीक है, और कैंपेन का जो मुख्य वाक्य था, ध्येय वाक्य था, वो क्या था? तो माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसको किसने किसने कैंपेन को स्टार्ट किया? तो इसको पब्लिक अवेयरनेस के लिए आयुर्वेद, ठीक है, प्रोग्राम ऑफ आयुर्वेद एंड 2019 पेंडेमिक को मतलब का जो जागरूकता फैलाने के लिए इसको किया गया है। नेक्स्ट आपका है कि इसी के बारे में है कि इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि न्यू दिल्ली में इसका आपका मुख्य ब्रांच है, हेडक्वार्टर है। तो उसके द्वारा इसको आयोजित किया गया है आयु संवाद को, एंड इनविसाइज्ड एंड सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसको देखो कौन से मंत्रालय ने इसको सपोर्ट किया है? तो आयुष मंत्रालय ने। और किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद
न्यू दिल्ली, इसने इसको ऑर्गेनाइज किया है और इसका नाम क्या है, आयु संवाद। तो इतना इन्फॉर्मेशन सफिशियंट है मैं समझता हूँ। नेक्स्ट आपका न्यूज एक हाल ही में जो इंडिया का सुंदरवन का पार्ट है। देखिए इंडिया का सुंदरवन कहने का मतलब मेरा क्या है कि इंडिया और बांग्लादेश का संयुक्त रूप से जो आपका सुंदरवन पड़ता है वो विश्व का सबसे बड़ा आपका वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। सो ये जो वेटलैंड है इसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। तो ये वन ऑफ विच इज़ द पार्ट ऑफ लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, क्योंकि अगर बांग्लादेश को मिला दोगे ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट बन जाएगा। तो इसमें हाल ही में एक डेटा रिलीज किया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि 428 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स रिसेंटली आपका यहाँ पे देखे गए हैं, उनका होम है। ठीक है, तो हॉस्टाइल करते हैं यहाँ पे आपका 428 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी चीज़ों का फैक्टर यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में दिया गया है। तो सुंदरवन जो इंडिया के क्षेत्र में जो चीज़ें हैं, देखो मैं हम लोग बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे हैं, जो इंडिया के सुंदरवन के क्षेत्र में पाए जाते हैं उनकी बात अगर किया जाए तो इंडियन सुंदरवन विच कवर्ड 4200 स्क्वायर मीटर मतलब किलोमीटर 4200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ऑल्सो इंक्लूडेड द सुंदरवन टाइगर रिजर्व, इसमें आपका सुंदरवन टाइगर रिजर्व इंक्लूडेड है जो कि 2585 स्क्वायर किलोमीटर का है, लगभग मतलब आधे से ज़्यादा 50% प्लस है, उसमें टाइगर रिजर्व पाया जाता है। और होम टू अबाउट 96 रॉयल बंगाल टाइगर, आपने रॉयल बंगाल टाइगर का नाम सुना होगा, तो 96 रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे रहते हैं। तो आखिर ये मैं डेटा कैसे बोल रहा हूँ, तो ये डेटा जो है आपका सबसे लेटेस्ट जो आपका सेंसस किया गया है, ठीक है, टाइगर्स का, वो 2020 के सेंसस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो 96 रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे निवास करते हैं टाइगर रिजर्व में। इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड द रामसर साइट। इसमें तो कई बार आपसे पूछता है कि इंडिया में कितने रामसर साइट हैं और कौन कौन से हैं। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि ये एक रामसर साइट के अंतर्गत भी आता है। दूसरा आपका इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, विश्व विरासत स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ साथ अ वेटलैंड साइट डेजिग्नेटेड टू बी द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। रामसर साइट किसको दिया जाता है, वेटलैंड साइट को, जितने भी आपका वेटलैंड होते हैं उन साइट को डेजिग्नेट किया जाता है उनके इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए, उनको रिकॉग्निशन मिलने के लिए, ताकि वहाँ पे पर्यटन बढ़ सके, ताकि वहाँ पे अवेयरनेस बढ़ सके, ठीक है, उसके बारे में लोग जान सकें। सो इंडिया हैज़ कवर्ड 1300 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स एंड 4 to 8 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स आर फ्रॉम द सुंदरवन। अगर सुंदरवन के क्षेत्र में बात करें तभी हाल ही में इंडिया ने कितने मतलब कि स्पीसीज बर्ड स्पीसीज को यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया है, तो 1300 बर्ड स्पीसीज़ को रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। और इसमें से 428 स्पीसीज़ केवल सुंदरवन से हैं। मतलब कि पूरे इंडिया में जैसे सबसे बड़ा आपका बायोडाइवर्सिटी एरिया तो आपका फिलहाल तो वेस्टर्न जो आपका घाट है, पश्चिमी घाट है, वो पाया जाता है। लेकिन सुंदरवन में अकेले 428 स्पीसीज़ जो हैं बर्ड्स की, उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। टोटल 1300 है। तो आपसे एग्जामिनेशन में सब बातें पूछ सकता है फैक्टर। सो ये आपका इसमें क्या है कि वन इन एवरी 3 बर्ड्स इन द कंट्री इज़ फाउंड इन द यूनिक इकोसिस्टम। इसमें क्या है कि 3 अलग अलग कैटेगरी में आपके बर्ड्स को यूनिक इकोसिस्टम के अंतर्गत यहाँ पे रखा जाता है। मतलब कि कुछ इंडेंजर्ड भी हो सकते हैं, कुछ आपका इंडेंजर्ड नहीं भी हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग 11th नेशनल वोटर्स डे ऑन 25 जनवरी 2021। अभी आपका 25 जनवरी को हर साल जो कि नेशनल वोटर डे के मनाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम किसी भी तरीके से जो हमारे मतदान करने वाले आपके हैं मतदाता हैं उनके मताधिकार का उनका शक्ति समझा सकें, आखिर इसकी क्या शक्ति होती है, उनको जागरूकता हासिल कर सकें, उनको हासिल करवा सकें। सो नेशनल वोटर्स डे जो है हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन द 25 जनवरी एवरी ईयर सिंस 2011। 2011 से हर साल मनाया जाता है ऑल अक्रॉस द कंट्री टू मार्क द फाउंडेशन डे ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था, चुनाव आयोग भारत का जो है उसको कब बनाया गया था, तो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। और हर साल 2011 से ऐसी परंपरा शुरू हुई कि हम हर साल नेशनल वोटर्स डे इसी दिन मनाते हैं। तो संबंधित भी है आपका इलेक्शन कमीशन से, तो 2011 से इसको मनाया जा रहा है। इस बार 11th एडिशन था 2021 वाला। सो द मेन पर्पज़ ऑफ द एनवीडी, ठीक है, नेशनल वोटर डे मनाने का पर्पज़ क्या है कि इनकरेज फैसिलिटेट एंड मैक्सिमाइज द इनरोलमेंट स्पेशली फॉर द न्यू वोटर्स। नए वोटर्स को इनकरेज किया जाए, ठीक है, जो आपका नए वोटर्स आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, तो उनको इसको जागरूकता फैलाई जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वो आपका अपनी शक्ति को जान सकें, इनकरेज हों इस पर्टिकुलर चीज़ के शक्ति को लेकर के। सो द थीम ऑफ दिस ईयर फॉर एनवीडी, इस साल के एनवीडी के लिए, नेशनल वोटर्स डे के लिए जो आपका थीम था वो था कि मेकिंग आर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट एंड सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। मतलब कि हम अपने वोटर्स को एम्पावर करेंगे, विजिलेंस देंगे, उनको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, इसके साथ साथ इन्फॉर्म करेंगे, उनको सूचित करना भी उद्देश्य है। मतलब कुल मिला के अवेयरनेस के लिए काम किया जा रहा है। ड्यूरिंग द इवेंट द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल कन्फर द नेशनल अवार्ड फॉर द ईयर 2020-21 एंड द लॉन्च ECI's वेब रेडियो हेलो वोटर्स। अभी हाल ही मतलब कि रेडियो कार्यक्रम भी स्टार्ट किया गया जिसका नाम है हेलो वोटर्स,
ठीक है, वो आपका कैंपेन स्टार्ट किया गया। इसके साथ में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने आपका नेशनल अवार्ड की भी घोषणा की है 2020-21 के लिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज़ है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया गया है इंडिया में 24 जनवरी को। इसको हर साल आपका 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस साल भी इसको सेलिब्रेट किया गया नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को। इसको स्टार्ट किया गया था 2008 में। कई बार आपसे एग्जामिनेशन में स्टार्टिंग डेट पूछ लेता है। देखो अभी आपको समझ आएगा कि 24 जनवरी को मनाया गया 2021 में, लेकिन नई बात क्या है, तो नई बात आपसे ये उठा के पूछ लेगा कि इसको स्टार्ट कब किया गया। तो 2008 में इसको स्टार्ट किया गया था। किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो इट वाज स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 2008 में इसको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इस दिन का उद्देश्य क्या है, मतलब हर पर्टिकुलर चीज़ को मनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर दिस पर्टिकुलर डे सेलिब्रेशन इज टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, BBBP स्कीम। तो इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए आपका 24 जनवरी को हर साल नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। इसको लॉन्च किया गया आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मैं बात कर रहा हूँ। इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से, ठीक है। और पानीपत हरियाणा के से स्टार्ट करने का एक वजह भी रही होगी कि वहाँ पे जो अगर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या की बात करें तो वहाँ पे घनत्व थोड़ा कम है। तो उसको लेकर के 2015 जनवरी को ये आपका खास डेट आप ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जामिनेशन ये पूछता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपका अभियान है वो आपको कहाँ से स्टार्ट किया गया था, कब स्टार्ट किया गया था, तो पानीपत हरियाणा से। और जनवरी 2015 इसी डी को 24 जनवरी को ही स्टार्ट किया गया और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो जनरेटिंग द अवेयरनेस ऑन द इशू ऑफ द डिक्लाइनिंग द चाइल्ड सेक्स रेशियो CSR एंड सेलिब्रेट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट अराउंड वैल्यूड अ गर्ल चाइल्ड। कुल मिला के मतलब मैंने जैसा पहले बताया कि हर 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है उसी को CSR कहते हैं। तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो मैंने पहले बताया कि हरियाणा में आपका देश में सबसे कम आपका CSR रेशियो पाया जाता है। तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, उसमें अवेयरनेस फैलाई जाए, ठीक है। और BBBP जो स्कीम है उसको आपका इसी अवेयरनेस के लिए भी स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि 2 किलोमीटर्स टाइम ट्रायल किया जाएगा। ये फिलहाल मतलब कि कोई भी एग्जाम में आने वाला न्यूज़ नहीं है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि ये फिटनेस को लेकर के हर जगह बात चली है। तो ये आपका इंडियन क्रिकेट में भी आपका फिटनेस को लेकर बात चली है कि इसमें क्या है कि आपको 2 किलोमीटर तक दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप दौड़ लेते हो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर तो आपको फिट माना जाएगा। जैसे पहले पिछले साल यो टेस्ट हुआ था ना, ठीक उसी तरीके से ये भी आपका एक टेस्ट है, अवेयरनेस टेस्ट है। सो सिट 8 मिनट्स 8 मिनट 15 सेकंड आपको दिया जाएगा, उसमें आपको 2 किलोमीटर दौड़ना रहेगा। मतलब जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके लिए आपका 8 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना पड़ेगा, और बाकी जो आपका स्पिनर बॉलर हैं, जो ऑलराउंडर हैं, जो बैट्समैन हैं, उनको 8 मिनट 30 सेकंड का समय दिया गया है। मतलब ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जरूर है, मतलब फास्ट बॉलर को क्या समझाया जाता है, 15 सेकंड को कम समय दिया गया है फिलहाल। मतलब ये आपका क्राइटेरिया सेट किया गया है। ऐसा नहीं है कि इसको मतलब कि भारत टीम ही अपना रही है, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बहुत से ऐसे टीम भी इसको अपना रही हैं। और यो टेस्ट को अभी पिछले साल स्टार्ट किया गया था, ठीक है। पिछले 2 सालों में इस यो टेस्ट का काफ़ी प्रचलन चला है इंडियन क्रिकेट में इसको फिटनेस टेस्ट के लिए। हैज़ बिकम मैंडेटरी फॉर द इंडिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर्स। इसको भी हाल ही में मैंडेटरी कर दिया गया है जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर्स हैं, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर जो खेलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड, चाहे वो A टीम हो, चाहे B टीम हो, चाहे C टीम हो, अगर सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट BCCI से कॉन्ट्रैक्ट आपका है तो ऐसे सभी क्रिकेटर्स को ये पर्टिकुलर आपका जो दौड़ वाली स्कीम है इसको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है अगला न्यूज़ है कि द कंपनी लॉ कमेटी हेडेड बाय द कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी राजेश वर्मा हैज़ रिकमेंडेड द 12 ऑफिसर्स अंडर द LLP एक्ट to be discriminalize and the LLPs to allow to issue NCDs to the raise fund with the aim of improving the ease of doing business for the limited liability partnership। पहली बात आप LLP का कई बार छोटे एग्जामिनेशन में आपसे मतलब ही पूछ लेता है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की चर्चा की गई यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म आपका यही है LLP का। तो अभी हाल ही में एक कमेटी थी जिसका नाम था कंपनी लॉ कमेटी CLC, उसको हेड कर रहे थे कॉर्पोरेट अफेयर के सेक्रेटरी जिनका नाम है राजेश वर्मा। उन्होंने 12 रिकमेंडेशन दिए हैं। उन्होंने क्या किया है, 12 रिकमेंडेशन दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि LLP एक्ट में जो 12 अलग अलग ऑफेंसेस की बात की गई है उसको डिस्क्रिमिनाइज कर देना चाहिए, मतलब उसको कम करके रिड्यूस करके ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों, ताकि अलाउड टू इशू NCD टू द रेज फंड, जिससे कि इसमें क्या LLP क्या करता है, लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब कि जैसे पार्टनरशिप, जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट उदाहरण नहीं बता रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए कोई आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको बिजनेस शुरू करने के पहले 20% 30% खुद को लगाना पड़ता है, उसके बाद ही आप पब्लिक से फंड रेज कर सकते हो, या फिर कोई भी तरह का अगर कॉर्पोरेट काम कर रहे हो उसमें कंप्लीट 100% आप किसी से लाइबिलिटी की अपेक्षा नहीं कर सकते, पार्टनरशिप की अपेक्षा नहीं कर सकते, उसमें कुछ खुद को भी आपका इनपुट देना पड़ेगा। तो उसको इन्होंने जो आपका कमेटी है CLC कमेटी ने, जो राजेश वर्मा जी हेड कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा है, ये जो आपका LLP एक्ट के अंतर्गत जो ये सारे नॉर्म्स हैं, 12 अलग अलग फैक्टर बनाए गए हैं, तो उनको डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, उसको थोड़ा कम करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग जो है
और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सपोर्ट किया जा सके। तो इस पर्टिकुलर कमेटी का यही आपका सिफारिश है। लास्ट में आपका एक न्यूज और है, उसको समझिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विल इंटरैक्ट द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। हर साल आपका 25 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्डी जो होते हैं उनको संबोधित किया जाता है। तो इस बार भी 32 एप्लीकेंट जो थे उनको अभी राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अलग अलग कैटेगरी में होता है ये अवार्ड। तो इस साल भी हुआ है। तो कई बार आपसे एग्जामिनेशन में अगर नया आपका कोई परीक्षा रहती है तो उसमें पूछ लेता है कि राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार जो है किसको किसको मिला, किस कैटेगरी मिला। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंफर द बाल शक्ति पुरस्कार अंडर द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत आपका बाल शक्ति पुरस्कार हर साल दिया जाता है। सो 2021 में भी कई लोगों को प्राप्त हुआ है, 32 एप्लीकेंट्स को प्राप्त हुआ है। इट इज़ अवार्डेड टू द चिल्ड्रेन विद एक्सेप्शनल एबिलिटी एंड द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन। इसी तरीके से आपका अगर मान लीजिए वो स्कॉलर है इंटरनेशनल लेवल पे, अगर उसने कोई अच्छा रिसर्च किया है, स्पोर्ट्समैन है, आर्ट एंड कल्चर में उसका पार्टिसिपेशन है, या सोशल सर्विस या ब्रेवरी के लिए है, तो इन सभी सेक्टर्स में जो चाइल्ड एक्सेप्शनल वर्क करते हैं उनकी एबिलिटी के लिए हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं। इस साल जो है दिस ईयर 32 एप्लीकेंट्स फ्रॉम द अक्रॉस इंडिया, 32 एप्लीकेंट्स अलग अलग अक्रॉस इंडिया से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है और अलग अलग कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। सो इसको PMRBP 2021 के नाम से आपसे हो सकता है एग्जामिनेशन में नंबर पूछ ले, 32 लोगों को दिया गया है। और या फिर कौन देता है, तो आप ये भी ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो होता है उसी के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार प्रदान किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस तरीके से हमने 25 और 26 दोनों डेट का करंट अफेयर कवर किया है। और इसी तरह के वीडियोस अगर आपका कोई सजेशन तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में अदर भी वीडियोस के आपके प्लेलिस्ट और लिंक दिए जाते हैं, उसको भी जाकर के आप देख सकते हो। धन्यवाद।